हल्काए मौत इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एम.ए। तंग व तारीक कमरे में एक छोटी सी मेज के पीछे बैठा हुआ नौजवान बड़े गौर से अपने सामने वाली तारीक दीवार को घूर रहा था। नौजवान के चेहरे पर जलजले के से आसार थे। कमरा बहुत तंग था और उसमें एक छोटी मेज और कुर्सी बमुश्किल आती थी। उसके अलावा सिर्फ एक आदमी के गुजरने का रास्ता था। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। अलबत्ता एक तरफ छत के करीब बने हुए छोटे छोटे सुराखों में से हवा के साथ साथ मलगजी सी रोशनी अंदर आ रही थी और इस रोशनी की वजह से कमरा बजाय मुकम्मल तौर पर तारीक होने के नीम तारीक सा महसूस हो रहा था। इस नीम तारीकी की वजह से कमरा और उसके अंदर मौजूद नौजवान आसिबी साए की मानिंद नजर आ रहे थे। मेज पर सिर्फ एक फोन नुमा आला रखा हुआ था जिस पर रिसीवर तो मौजूद था, लेकिन फोन की तरह उस पर नंबर वगैरह कुछ न थे और ना ही कोई बटन था। उसके अलावा मेज बिल्कुल खाली थी। नौजवान का एक हाथ रिसीवर पर रखा हुआ था जबकि उसकी नजरें सामने वाली तारीक दीवार के सेंटर में जमी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो उसकी तारीकी के पार कुछ देखने की कोशिश में मसरूफ हो। चंद ही लम्हों बाद उस दीवार के दरमियान में एक चौखटा सा रोशन हो गया और ये चौखटा रोशन होते देखकर नौजवान चौंका और फिर उसने फुर्ती से रिसीवर उठाकर मुंह से लगा लिया। यस, लाइन ऑन हो गई है। नौजवान ने दोबारा ये फिक्रा दोहराया और फिर रिसीवर रख दिया। उसके रिसीवर रखते ही तारीक दीवार पर पैदा होने वाला चौखटा गायब हो गया और नौजवान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। अभी चंद ही लम्बे गुजरे होंगे कि अचानक तारीक दीवार पर एक बार फिर चौखटा रोशन हुआ और नौजवान बुरी तरह चौंक पड़ा। रोशन चौखटे के दरमियान सुर्ख रंग का क्रॉस नुमाया नजर आ रहा था। उसने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, नौजवान ने हलक के बल चीखते हुए कहा और फिर एक झटके से रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठा और नीम तारीकी में दौड़ता हुआ कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गया। वो इस तरह भाग रहा था जैसे कमरे का एक एक चप्पा उसका देखा भाला हो। तारीक कोने में एक दरवाजा मौजूद था जो उस नौजवान के करीब पहुंचते ही खुद ब खुद खुल गया। नौजवान उसे क्रॉस करके एक पतली सी राहदारी में पहुंचकर दौड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। दरवाजा उसके उकब में खुद ब खुद बंद हो गया। नौजवान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अभी वो राहदारी में दौड़ ही रहा था कि उसे खौफनाक धमाकों की आवाजें सुनाई दी और फिर जमीन उसके कदमों में बुरी तरह लरजने लगी। नौजवान ने अपने दौड़ने की रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी, मगर दूसरे ही लम्हे एक खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और जोरदार झटका लगने से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और फिर राहदारी का मलबा उसके जिस्म के ऊपर किसी आबशार की तरह गिरने लगा और नौजवान सिर्फ एक बार हल्का सा कसमसा सका। उसके बाद उसके जहन पर अंधेरों ने यलगार कर दी और उसके जिस्म पर मलबे और मिट्टी के अंबार चढ़ते गए। दोबारा जब नौजवान की आंख खुली तो उसे अपने पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें चलने का एहसास सबसे पहले हुआ। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली और उसने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म उसी तरह बेहिस वो हरकत रहा। अलबत्ता उसका सर घूम गया। उसे होश आ गया है। नंबर 1 को इत्तला दो। एक अजनबी और नामानुस सी आवाज उसे सुनाई दी और नौजवान का शऊर पूरी तरह बेदार हो गया और उसके हलक से एक तवील सांस निकल गई। अब उसे महसूस हुआ कि वो किसी अस्पताल के कमरे में मौजूद है। उसका पूरा जिस्म पट्टियों से लिपटा हुआ था। सर पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। वो एक बेड पर पड़ा हुआ था। उसके गिर्द 4 अफराद डॉक्टरों के से लिबास पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए झुके हुए थे। साथ ही एक छोटी सी मेज पर बेशुमार मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और इंजेक्शन लोहे की एक ट्रे में रखे हुए थे। मैं कहाँ हूँ? नौजवान ने पूछा, लेकिन उसे खुद महसूस हुआ कि उसके हलक से बड़ी नहीफ व नजार किस्म की आवाज निकली है। खामोश रहो, बोलो मत, वरना मर जाओगे। एक डॉक्टर ने उसे सर्द बल्कि सख्त लहजे में कहा और उसके जहन में डॉक्टर के लहजे ने पहला नक्श यही छोड़ा कि वो दोस्तों की बजाय दुश्मनों में है और डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहे हैं सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने किसी मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। उसने होंठ भींच लिए और खामोश हो गया। अब उसके जहन में बेहोश होने से पहले के तमाम वाकयात किसी फिल्म की तरह उजागर होते चले जा रहे थे। उसके बाजुओं में किसी जगह मुसलसल इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। उसे सुइयों के चुभने का एहसास हो रहा था और इस एहसास से उसे तसल्ली हुई थी कि उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस नहीं हुआ, बल्कि उसमें जान मौजूद है। अब क्या पोजीशन है
डॉक्टर सुल्तान। अचानक एक खुरदुरी आवाज सुनाई दी और नौजवान ने सर घुमाकर उस आवाज की तरफ देखा। ये एक लंबा तिरंगा उधड़ उम्र आदमी था जिसके सर के बाल आधे से ज्यादा सफेद थे। उसके चेहरे पर सख्ती और दुरुस्ती जैसे रोजे अजल से सबक थी। आंखों से सर्द मोहरी और सपा की झलक रही थी। वो बड़े गौर से उस नौजवान को देख रहा था। यह अब खतरे से बाहर है, इसका जहन दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पर इसे ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। उसी दुरुस्त लहजे वाले डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या इसे अब हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा सकता है? उसी उद्धड़ उमर ने पूछा। हाँ, अब कोई खतरा नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। लहजा सर्द था। ओके, फिर भिजवा दो, उद्धड़ उमर ने मुड़ते हुए कहा। मगर एक बात है, इस पर तशद्दुद खतरनाक साबित हो सकता है, डॉक्टर ने भी उसके साथ ही मुड़ते हुए कहा। ओ, तशद्दुद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उद्धड़ उमर ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। डॉक्टर भी उसके पीछे ही बाहर चला गया और उसके जाने के बाद बाकी डॉक्टर भी अद्वियात का ट्रे उठाए खामोशी से बाहर चले गए और नौजवान कमरे में अकेला रह गया। डॉक्टर और उस उद्धड़ उमर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से नौजवान सब कुछ समझ गया था। उसे मालूम हो गया था कि वो कटियाक की खौफनाक खुफिया तंजीम रेड मास्टर्स के हत्थे चढ़ गया है। कटियाक मशरिकी वस्ता का एक इस्लामी मुल्क था जिसे तेल के बेपनाह जखीरों की बिना पर पूरी दुनिया में बेपनाह अहमियत हासिल थी। कहा जाता था कि कटियाक में पूरी दुनिया में पाए जाने वाले 3/4 तेल के जखीरे मौजूद हैं। किसी जमाने में कटियाक एक पसमानदा और गरीब मुल्क था, लेकिन जब से इस मुल्क में तेल दरियाफ्त हुआ था उसकी हालत ही बदल गई थी और अब वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सब में शामिल हो चुका था। तेल की दौलत ने इस मुल्क की हालत यकसर बदल दी थी। इसका दारुल हुकूमत ताराम इस कदर जदीद और तरक्की याफ्ता हो चुका था कि पारस और फाराक जैसे शहर भी उसके सामने मांद पड़ चुके थे। कटियाक में बादशाहत थी और यहाँ का बादशाह अमीर कटियाक कहलाता था। अमीर कटियाक को कटियाक की तामीर व तरक्की का जुनून था। यही वजह थी कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने यहाँ अपने दफातर खोले हुए थे और उनके पास तामीर व तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे थे। यही वजह थी कि कटियाक में दुनिया के हर मुल्क के शहरी बाअफराद पाए जाते थे। लेकिन कटियाक की सरकारी खुफिया तंजीम रेड मास्टर्स इंतहाई खतरनाक तंजीम थी और उसे पूरे कटियाक में हर किस्म के काम करने की खुली इजाज़त थी। बज़ाहिर वो सामने न आती थी, लेकिन हुकूमत और मुल्क के खिलाफ अगर कहीं सरगोशी भी हो जाती तो रेड मास्टर्स को खबर हो जाती और फिर सरगोशी करने वाले अफराद हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से गायब हो जाते थे। किसी में इतनी जुरात न थी कि वो रेड मास्टर्स के खिलाफ जुबान भी हिला सकता, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि अमीर कटियाक तो सिर्फ एक नुमाइशी आदमी है। कटियाक के असल हुक्मरान रेड मास्टर्स है, जिसका चीफ रेड चीफ कहलाता था और जिसके मुतालिक किसी को मालूम न था कि वो कौन है। उसके अलावा रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर्स का भी किसी को इल्म न था। गैर मुल्की तो एक तरफ, कटियाक के मकामी बाशिंदे भी रेड मास्टर्स के नाम से इस तरह डरते थे कि जैसे मौत ने उनके कानों पर दस्तक दे दी हो। नौजवान जिसका नाम मिथाइस था, बज़ाहिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर था। उसका ताल्लुक एक यूरोपीय मुल्क आरिज़ोना से था, लेकिन दरअसल वो यहूदियों की बैनुल अक़वामी खुफिया तंजीम जीविश ऑर्गेनाइजेशन का तरबियत याफ्ता एजेंट था। जीविश ऑर्गेनाइजेशन ने कटियाक में एक खुफिया जगह पर अपना अड्डा कायम किया हुआ था। यह अड्डा एक आमसी रिहाइशगाह के नीचे तहखानों में कायम किया गया था। ये रिहाइशगाह हॉस्टल नुमा थी जिसमें मजदूर वगैरह रहते थे, लेकिन इन सब मजदूरों का ताल्लुक भी जीविश ऑर्गेनाइजेशन से ही था। वो यहाँ रहकर कटियाक के तेल के कुओं के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल करते और फिर इंतहाई खुफिया तौर पर यह मालूमात जीविश ऑर्गेनाइजेशन के एक खुफिया सेंटर तक पहुँचा दी जाती, जो कि कटियाक से बहुत दूर एक मगरिबी मकबूजा इलाके आसलाम में कायम किया गया था। मिथाइस कटियाक सेंटर का थर्ड चीफ था। आज एक अहम मामले पर उन्होंने अपने सेंटर में खुफिया मीटिंग बुलाई हुई थी और मीटिंग में शामिल होने वाले लोग खुफिया रास्ते से मीटिंग हॉल तक पहुंच रहे थे। मिथाइस की ड्यूटी हस्बे मामूल चेकिंग पर थी। जब भी कोई आदमी खुफिया रास्ते से दाखिल होता, रास्ते में लगा हुआ जदीद तरीन खुफिया कंप्यूटर उसे चेक करता और ओके होने की सूरत में उस लिंकिंग कमरे की दीवार पर सफ़ेद चौखुट्टा नमूदार हो जाता और मिथाइस रिसीवर में 2 बार ये फिक्रा दोहरा देता कि यस, लाइन ऑन हो गई है। उसकी आवाज़ में 2 बार निकला हुआ ये फिक्रा रिसीवर के जरिए एक खुफिया कंप्यूटर तक पहुंचता और वो कंप्यूटर मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खोल देता।
जब तक मिताइस ये फिक्रा दो बार ना दोहराता दरवाजा किसी सूरत ना खुल सकता था। आज भी मीटिंग के चार शुरा ठीक तरीके से मीटिंग हॉल में पहुंच गए थे कि अचानक खुफिया रास्ते में लगे हुए कंप्यूटर ने रेड क्रॉस का निशान जाहिर कर दिया। ये निशान उस वक्त जाहिर होता था जब सेंटर को शदीद किस्म का खतरा लाक होता। यही वजह थी कि उसने मीटिंग कंप्यूटर को रेड क्रॉस की इत्तला दे दी थी। उसे मालूम था कि रेड क्रॉस की इत्तला मिलते ही कंप्यूटर सारे सेंटर को कीमोफ्लाज कर देगा और फिर इस सेंटर को किसी तरह भी ट्रेस न किया जा सकता था। चुनांचे रेड क्रॉस की इत्तला देने के बाद मिताइस खुफिया रास्ते की तरफ भागा ही था कि राहदारी का मलबा खौफनाक गड़गड़ाहट से उसके ऊपर आन गिरा और उसके बाद उसे होश इसी अस्पताल के कमरे में आया था। और अब इस उद्दड़ उम्र की शक्ल और उसकी गुफ्तगू से उसने यही अंदाजा लगाया था कि उनका ताल्लुक रेड मास्टर्स से है। इसका साफ मतलब था कि सेंटर पर हमला रेड मास्टर्स ने किया था, लेकिन सेंटर का पता उन्हें कैसे चला उसका अंदाजा वो न कर सकता था। हालांकि उसी सेंटर को कटियाक में काम करते हुए 8 साल हो गए थे और आज तक इसका पता रेड मास्टर्स को न चल सका था। फिर अचानक मुखबिरी कैसे हो गई? अब उसे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि क्या रेड मास्टर्स के हत्थे वो अकेला चढ़ा है या वो लोग मीटिंग हॉल तक पहुंचने में भी कामयाब हो गए थे। वो आंखें बंद किए यही सोच रहा था कि दरवाजा खुला और 2 वार्ड बॉय अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बड़ी खामोशी से बेड को दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। बेड के नीचे पहिए लगे हुए थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से किसी ट्रॉली की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था। कमरे से निकलकर वो राहदारी में पहुंचे और फिर वहां से एक लिफ्ट के जरिए बाहर पोर्च में आ गए जहां एक बड़ी सी एम्बुलेंस मौजूद थी। उसके बेड के ऊपर वाले हिस्से को हुकों की मदद से अलहदा किया गया और फिर उसे उठाकर एम्बुलेंस में मौजूद फ्रेम से फिट कर दिया गया। एम्बुलेंस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया और एम्बुलेंस हरकत में आ गई। मिताइस खामोश पड़ा हुआ था। उसका जिस्म बदस्तूर बेहरकत था। अगर जरा सा भी वो हरकत कर सकता तो फिर फरार होने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो वो बस एक जिंदा लाश बना हुआ था। एम्बुलेंस के शीशे तारीक थे और वो मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। उसका सायरन खामोश था, इसलिए वो जगह जगह रुकती भी थी, वरना सायरन के बाद उसके रुकने का सवाल ही पैदा ना होता था। तकरीबन आधे घंटे तक एम्बुलेंस सफ़र करती रही, फिर जैसे किसी गहराई में उतर गई। काफ़ी गहराई में उतरने के बाद वो सीधी हुई और उसके साथ ही रुक गई। चंद लम्हों बाद पिछला दरवाज़ा खुला और 2 सख्तगीर चेहरे दरवाजे में नमूदार हुए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से उसके स्ट्रेचर नुमा बेड को बाहर निकाला। बाहर मुकम्मल तारीकी थी, लेकिन वो दोनों उसे उठाए हुए एक राहदारी में बढ़ गए थे। उनकी रफ्तार काफ़ी तेज थी और मिताइस को अपने जिस्म में लगने वाले झटकों से दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो दांत नीचे खामोश पड़ा हुआ था। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा खुला और वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। यहाँ दरमियान में एक मेज़ मौजूद थी जिसका एक सिरा दूसरे से खासा बुलंद था। उसके स्ट्रेचर को उस मेज़ पर रखकर हुकों की मदद से फिट कर दिया गया। अब मिताइस का जिस्म इस अंदाज में था कि वो सामने और दाएं बाएं उस कमरे को आसानी से देख सकता था। कमरे में सिवाय उस मेज़ के और कोई चीज़ मौजूद न थी। उसे उठाकर लाने वाले सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए थे और उनके बाहर जाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। मिताइस गौर से कमरे और उसकी साख्त को देखता रहा। कमरे की साख्त बता रही थी कि ये किसी इमारत का तहखाना है और अभी हाल में ही तामीर शुदा लगता था। दीवारों पर कोई रंग न था, बल्कि उसे उसी तरह प्लस्तर करके सादा छोड़ दिया गया था। वो चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुतालिक था, इसलिए उसने नजरों ही नजरों में जायजा ले लिया था कि दीवारें खासी मोटी और दरमियान से खोखली है। अभी वो जायजा लेने में मसरूफ था कि दरवाज़ा एक बार फिर खुला और मिताइस चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। इस बार दरवाजे में से वही उद्दड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसने अस्पताल में डॉक्टर से बात की थी। उसके पीछे 2 अफराद थे जिन्होंने स्टेन गनें उठाई हुई थी। उद्दड़ उम्र आदमी मिताइस के करीब आकर रुक गया। चंद लम्हे तो वो गौर से मिताइस को देखता रहा। तुम्हारा नाम मिताइस है और तुम जनरल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर हो। गुज़िश्ता 3 सालों से कटियाक में सर्विस कर रहे हो। उद्दड़ उम्र आदमी ने यूं ही कहना शुरू कर दिया जैसे वो कोई दस्तावेज पढ़ रहा हो। आपकी मालूमात दुरुस्त है, मिताइस ने जवाब दिया, और तुम जीविस ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट हो और जहाँ से तुम्हें जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है वो तुम्हारा खुफिया सेंटर था। सुनो, इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा सेंटर रॉकेटों से तबाह कर दिया है
और तुम्हारे अलावा तुम्हारे बाकी तमाम साथी लाशों की सूरत में मिले हैं। तुम्हारे सेंटर में नस्ब, जदीद तरीन कंप्यूटर और ऐसी दस्तावेजात भी मिली हैं जिनसे ये बात साबित हो गई है कि ये जीविश ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है। तुम हैरत अंगेज तौर पर इस कदर मलबे में दबे रहने के बावजूद जिंदा बच गए हो, बस सिर्फ मामूली से जख्म आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हारे जिस्म पर बारीक मिट्टी का अंबार लग गया, इस वजह से तुम हेवी मलबे की जद से महफूज रहे। बहरहाल ये तुम्हारा मुकद्दर था कि तुम चंद रोज मजीद जिंदा रह जाओ, उद्दड़ उम्र आदमी ने तफसील बताते हुए कहा। और मिथाइस ये सुनकर बेहद हैरान हुआ कि उसके जिस्म में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो फिर उसका जिस्म हरकत क्यों नहीं करता, टांगे और बाजू साकित क्यों है। लेकिन मेरा जिस्म तो हरकत नहीं कर रहा, मिथाइस ने बेइख्तियार होकर पूछा। हमने तुम्हारी दोनों टांगे और बाजू क्लिप कर रखे हैं ताकि तुम हमारी मर्जी के बगैर हरकत ना कर सको। तुमने सारा पस मंजर समझ लिया। अब तुम हमारे चंद सवालात के जवाब अगर दुरुस्त तौर पर दे दो तो हो सकता है हम तुम्हें खत्म करने की बजाय तुम्हारा तबादला अपने किसी कैदी से कर ले, वरना दूसरी सूरत में रेड मास्टर्स के मुतालिक तुम जानते हो कि हम पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। उद्दड़ उम्र आदमी ने कहा, ठीक है तुम पूछो, मैं तुम्हें दुरुस्त जवाब दूंगा। अब गलत बताने के लिए बाकी रह भी क्या गया है, मिथाइस ने सद लहजे में जवाब देते हुए कहा। यहाँ तुम्हारे मेंबर्स की कुल तादाद क्या है? उद्दड़ उम्र आदमी ने पहला सवाल किया। देखिए जनाब, मैं सेंटर का इंचार्ज या सरबरा नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ। मेरी ड्यूटी टेलीफोन पर होती है और बस। और हमारी तंजीम का ये उसूल है कि सिवाय चंद लोगों के जो एक दूसरे को असल हैसियत से जानते हैं, बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं होता कि उसके साथी कितने और कौन से हैं। मिथाइस ने बड़े धड़ल्ले से पहले सवाल पर ही झूठ बोलते हुए जवाब दिया। तुम्हारे सेंटर का मिशन क्या था? उद्दड़ उम्र आदमी ने होंठ काटते हुए कहा। जहाँ तक मुझे मालूम है, दिफाई नौइयत की और तेल के कुओं और ऑयल रिफाइनरीज के बारे में ठोस मालूमात हासिल करना, मिथाइस ने जवाब दिया। ये मालूमात तुम कहाँ भेजते थे और किस जरिए से? उद्दड़ उम्र आदमी ने कहा। इस बात का मुझे इल्म नहीं, जाहिर है सरबरा या इंचार्ज ही ये काम करता होगा। मिथाइस ने जानबूझकर आसलाम सेंटर का नाम छुपाते हुए कहा।